हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट। पिछली वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट कवर कर लिया था। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग भी बताऊंगा, लेकिन मैं बता नहीं पाया क्योंकि टॉपिक क्या लेंदी था। तो मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो में करवाना सही रहेगा। तो टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे इसके। मार्जिनल कॉस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन आएगी, फिर अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आएगी, फिर देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस और उसका एक एग्जांपल कवर हो जाएगा। एग्जांपल कवर होते ही मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक, फिर एडवांटेज, फिर लिमिटेशन का पार्ट बताऊंगा। वैसे मैंने बीच में कवर कर रखे हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन वो बाद में बताऊंगा जैसे मैंने आपको सीक्वेंस से बताया, ठीक है। फिर लास्ट में एक और पार्ट आएगा, मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट के बीच में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। लोग एक जैसा समझते हैं लेकिन वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो सिमिलरिटी भी बताएंगे और डिसिमिलरिटी का पार्ट भी बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है जिसमें वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट होती है। अब आपने जब कॉस्टिंग का पार्ट देखा तो आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट होती है, जो कि वेरिएबल होती ही है, ठीक है। लेकिन जब ओवरहेड की बात देखते हैं, ओवरहेड का पार्ट मतलब इनडायरेक्ट से रिलेटेड पार्ट देखते हो, तो उसमें ओवरहेड आता है। अब ओवरहेड में क्या आता है आपका, जनरली फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। जैसे मैं बोलूँ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वैसे ही वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर आपने सारे वेरिएबल पार्ट एक साथ जोड़ दिए तो मिला के क्या बन जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि आउटपुट के लेवल में चेंज होता है तो उससे वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने से उससे किस पे फ़र्क पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेशन में यही दे रखा है। और एक मैं आपको एग्जांपल दिखा के भी बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, टोटल कॉस्ट में चेंज हो जाता है। वैसे तो आपको आता ही है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन हैज़ डिफाइंड मार्जिनल कॉस्ट एज द अमाउंट, यानी मार्जिनल कॉस्ट एक अमाउंट है एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट by which aggregate cost are changed if the volume of output is increase or decrease by 1 यूनिट। ये क्या बता रहा है, अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को 1 यूनिट से बढ़ाते हो या कम करते हो तो उस केस में एग्रीगेट कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपको बोलूँ कि 1000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपीज़ की है, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया कि 1500 यूनिट पे कितनी होगी, 15,000। तो अगर ये पर्टिकुलर पार्ट आपको मैंने दे रखा है तो अब आप पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप फिक्स कॉस्ट भी लेके बैठ जाइए और बोल दीजिए कि ये पहले 5,000 की फिक्स कॉस्ट थी और अभी भी फिक्स कॉस्ट 5,000 है, क्योंकि वो आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, ये मान के चलो। तो टोटल मिला के आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 15,000, और अब कितनी आएगी, 20,000। तो बोल रहा है बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज, देखिए चेंज हो गई 15 से 20 इफ़ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। मैंने क्या करा, टोटल मिला के 500 यूनिट से बढ़ा दिया। अगर आप चाहो तो 1 यूनिट के हिसाब से 1000 की जगह 1001 करके देखिए, तो तब भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, पर यूनिट, वो कांस्टेंट रहती है। अगर आप ये वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हो, ये 10,000 रुपीज़ है, डिवाइड बाय 1000 करके देखिए तो आपको पता है कि 10 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। और 15,000 अपॉन 1500 करके देखिए तो भी 10 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। तो अगर आपने 1 यूनिट बढ़ाई भी तो तब आपकी कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज़ से बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 रुपीज़ पर यूनिट है। अगर आपने 2 यूनिट बढ़ाई तो 10 इंटू 2 20। तो वैसे ही अगर मैंने 500 यूनिट बढ़ाई 1000 से 1500, तो मुझे पता है कि 500 इंटू 10 तो 5000 का फ़र्क आ गया, ठीक है। तो जनरली यही बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या अमाउंट है। तो हमें पता है कि 1000 पे 10,000 का है और 1500 यूनिट पर उस पर्टिकुलर आउटपुट पर ये 15,000 है। सिंपल बात, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एग्जाम्पल लेके करोगे क्या। तो देखिए, आपको पता है कि मान के चलिए जैसे सेल्स रुपीज़ में दे रखी है ना 80,000, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ पर यूनिट की सेल मान लीजिए, तो इसका मतलब 8,000 यूनिट है और ये 10,000 यूनिट है। तो 8,000 यूनिट पे जो आपको डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड दिख रहे हैं, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक। अब आप देखिए कि 40, 16, 4,000, लेकिन जैसे अगर 10,000 यूनिट सोल्ड करते हो 8 की जगह 10, तो देखिए कॉस्ट बढ़ गई, जबकि फिक्स तो फिक्स ही है, ठीक। तो इस केस में आप देखोगे जो कॉस्ट है वो 63 और 78। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एग्रीगेट अमाउंट है उसमें क्या चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, उस मार्जिनल कॉस्ट की वजह से, उस पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से। पर वो किसकी वजह से, आउटपुट में चेंज होने की वजह से। तो आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक।
तो वैसे यहाँ पे बोल दिया मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस और प्रोवाइडेड। देखिए सीधी सी बात है, चेंज की बात कर रहा है, तो अगर आप वो पर्टिकुलर यूनिट बनाओगे ही नहीं तो आपकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो जनरली क्या बोल रहा है कि उसको अवॉइड किया जा सकता था अगर आप उसको नहीं बनाते या प्रोवाइड नहीं करते, सीधी सी बात है, तो आपकी कॉस्ट भी नहीं लगती। ठीक, अगर आपको पता है कि आपको एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत होगी, वरना आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लगेगा ही नहीं अगर आपको एक यूनिट नहीं बनानी। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। तो आप पर यूनिट के हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन देखिए हम किसी सिचुएशन में बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर हम अमाउंट के हिसाब से बोलेंगे टोटल, तो पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होता है, आउटपुट बढ़ने के साथ बढ़ती है और आउटपुट कम होने के साथ कम होती है, क्योंकि हम पर यूनिट के सेंस में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सीमा, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, याद रखना, ये किसका नाम है, ये है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो जनरली लंदन यूके से रिलेटेड है। तो उनकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मार्जिनल कॉस्टिंग इज द असर्टनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, की मार्जिनल कॉस्ट को कैसे आप कैलकुलेट करते हो, एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अब इस डेफिनेशन को एलिबोरेट करके देखोगे, देखिए कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो खुद एग्जांपल बना के देखिए, आराम से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, वॉल्यूम या टाइप ऑफ आउटपुट चेंज करने से। पहले मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूँ, अब मैं 10,001 यूनिट बनाता हूँ या 11,000 यूनिट बनाता हूँ या 15 बनाता हूँ, तो मेरी जो टोटल प्रॉफिट है उसमें क्या चेंज होगा, तो मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट में भी चेंज होगा, ऊपर जैसे मैंने पढ़ के बताया वैसे यहाँ पे क्या बताया, उसकी वजह से प्रॉफिट में भी चेंज होगा, क्योंकि देखिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, तो चेंज जो भी होगा वो किस में होगा, वेरिएबल कॉस्ट में ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन ही मार्जिनल कॉस्टिंग में देख रहे हैं, सीधी सी बात, जिससे क्या हो जाएगा, एक तरीके से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। इन दिस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू ऑपरेशन प्रोसेसेस और प्रोडक्ट, लीविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट का सेंस यहाँ पे इसने किस सेंस में लिया है, फिक्स कॉस्ट के सेंस में लिया है। लीविंग ऑल फिक्स कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट इन द पीरियड इन विच दे अराइज। अगर आपको ध्यान हो फॉर्मेट में तो क्या होता है, सेल्स, उसमें से जो भी वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट लेस करते हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है कि उस केस में आप फिक्स कॉस्ट सारी की सारी उसी साल क्या कर देते हो, लेस कर देते हो, जबकि आपको पता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो हर साल क्या रहेगी, किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट पे, कहने का मतलब चाहे जीरो आउटपुट है तब भी फिक्स कॉस्ट आपकी निकलेगी। जैसे मैंने बोल दिया, रेंट हो गया, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो गई और इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो कि जनरली आपकी फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, वो तो इंकर होगा ही होगा। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस किया तब जाके आपका प्रॉफिट निकल के आता है। तो अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये सेल दे रखी है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दूंगा तो देखना आपका प्रॉफिट का पार्ट निकलेगा, और 1 लाख में से 78 तो प्रॉफिट का पार्ट निकलेगा। तो देखिए इसका कितना निकल के आता है, 17,000 निकल के आता है, और इसका कितना निकल के आता है, 1 लाख में से 78 गया तो ये निकला अपना 22 निकल के आया। ठीक है, तो आपको जनरली यही बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो भी है यानी मार्जिनल कॉस्ट है, ये तीनों जो इसमें चेंज होने की वजह से आपके प्रॉफिट में भी चेंजेस हो जाता है। यहाँ 17 आ रहा है और 22 आ रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही आए, कुछ भी केस हो सकता है, लेकिन देखिए अभी तो हमें पता है कि हमने फिक्स कॉस्ट को क्या माना है, कुछ भी चेंजेस नहीं माना कि इसमें चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि फिक्स कॉस्ट में चेंजेस होने से आपके प्रॉफिट में चेंज हो रहा है तो जनरली उसे डिफरेंशियल कॉस्टिंग का पार्ट मान लिया जाता है, जो कि आगे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें टोटल कॉस्ट का पार्ट देखते हैं और एक पर्टिकुलर आउटपुट देखते हैं, एक आउटपुट से आप दूसरे आउटपुट में चेंज हो रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है, जनरली उसे हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक, और जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। तो देखिए इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना पड़ता है। जब भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं, देखिए मार्जिनल को अगर एब्जॉर्प्शन से जोड़ के देखूँ तो जो मैंने पर्टिकुलर आपको मैं अभी फॉर्मेट बताऊँगा या मैंने ये पर्टिकुलर बताया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, इसको अलग नहीं किया, मान के चलिए वैसे तो चलो अलग हो रहा है तो ये अलग ही है तो मार्जिनल के फॉर्म में, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ देते तो ये एब्जॉर्प्शन का पार्ट बन जाता। 4 + 3 7 और 5 + 3 8, बस यही है। इसका मतलब क्या होता है, आप वेरिएबल और फिक्स के पार्ट को अलग नहीं करते हो एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जबकि मार्जिनल में क्या होता है, आप वेरिएबल को अलग करते हो। देखिए जब आप वेरिएबल को अलग करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो भी आएगा उसकी कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा चेंज होगा ही होगा। अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अजम्पशंस में
पहला, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। सबसे पहली चीज़, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बोला था कि इसकी मान के चलिए कि ₹10 पर यूनिट है, तो 80,000 अपॉन 10 तो 8,000 यूनिट आ रही थी, और इसकी 1,00,000 अपॉन 10 तो मैंने ₹10 ही रखी, मैंने चेंज नहीं करी। तो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ या किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कॉन्स्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि अगर मैं 10 रुपीज़ पर यूनिट रख रहा हूँ तो दूसरे के लिए भी क्या रख रहा था, 10 रुपीज़ पर यूनिट रख रहा था। जैसे मैंने वो 1000 यूनिट का और 1500 यूनिट का आपको एग्जांपल बताया था, जिसमें आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली थी। जैसे चलो ये 10,000 का एग्जाम्पल देख लीजिए और ये 15,000 निकली थी। तो आपको पता है कि 10,000 अपॉन 1000 करोगे तो 10 रुपीज़ निकलेगी, और 15,000 अपॉन 1500 करोगे तो भी 10 रुपीज़ निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे कितना भी कम हो जाए, एंड फ्लक्चुएट डायरेक्टली इन प्रपोर्शन टू चेंजेज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जितना आपका आउटपुट बढ़ता है उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, जितना कम होता है तब भी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। बस फ़र्क किस पे होता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती कम ज़्यादा होती है, पर यूनिट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे आप मार्जिनल कॉस्ट ही बोल रहे हो। फिर आपको बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज और कांस्टेंट फॉर द एंटायर वॉल्यूम प्रोडक्शन, मतलब जीरो पे भी फिक्स कॉस्ट लगेगी, और चाहे आउटपुट अपना 1,00,000 यूनिट कर दो, 2,00,000 कर दो, तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज द ओनली फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी जनरली आप बेच रहे हो। अगर आप पर्टिकुलर इस वाले एग्जांपल में भी देखो तो आपको पता चला कि यार कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन फिर भी जो आपका प्रॉफिट है वो 17 से 22 आ रहा था, तो बढ़ रहा है 5,000 से। क्यों? क्योंकि आपका 80% एक्टिविटी की जगह 100% एक्टिविटी हो गई। मतलब पहले जहाँ आप 80,000 रुपीज़ का गुड्स बेचते थे, अब आप 1,00,000 का गुड्स बेच रहे हो। तो जिस हिसाब से आपका कॉस्ट का पार्ट बढ़ा, उससे ज़्यादा आपका सेल का वॉल्यूम बढ़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है, पहले आप 8,000 यूनिट बेच रहे थे, अब आप 10,000 यूनिट बेच रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, इनकी वजह से फ़र्क आ सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस बता देता हूँ, ये रहा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और इसके बाद एक एग्जांपल कवर कर लेंगे, फिर आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। अब देखिए, जनरली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या बोल रखा है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल के साथ फिक्स कॉस्ट के पार्ट को भी लिया जा रहा है टू ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, किसका करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की जब भी आप क्वेश्चन कभी कभी देखते हो तो आपको यूनिट दे रखी होती है कि 2,000 यूनिट, 3,000 यूनिट, या आप कैलकुलेट करने के बाद यूनिट तो निकाल लेते हो, लेकिन आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जनरली जो वैल्यू होती है ना, वो किसके बेसिस पे हो जाती है, फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे भी और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस, मतलब टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सारा पर्टिकुलर कॉस्ट को लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि आप क्या करते हो, वेरिएबल पार्ट को तो लेते हो, अगर वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को निकाल रहे हो तो वो कम निकलेगा, और अगर आप टोटल कॉस्ट के हिसाब से निकाल रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो एब्जॉर्प्शन में हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है, और मार्जिनल में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मार्जिनल में सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्टिंग का पार्ट लेते हो। तो देखिए, इसको मार्जिनल को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन को आप फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट का पार्ट लिया जा रहा है। वैसे आप एक एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा वैसे भी आपको। ठीक है, तो ये बोल रहा है इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन। ये बोल रहा है ICMA, जो वही ऊपर अपने देखा था, लंदन, UK, कुछ भी बोलिए, डिफाइंड इट एज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशन, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट। ऊपर जैसे बोल रखा था वही है। दिस एक्सप्लेन वाई दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड फुल कॉस्टिंग। याद रखना, इसको मार्जिनल को आप वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हो और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। किसी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक में इसको डिफरेंशियल कॉस्टिंग से भी बोला जाता है, लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ डिससिमिलरिटी भी होती है, इसलिए मैं नहीं बोलता। आप चाहे बोल दीजिए, लेकिन मैं नहीं बोलता। वैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जनरली हम क्या बोलते हैं, फुल कॉस्टिंग बोलते हैं। अब देखिए, बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज मच फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एज प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री बर्डन, ये बोल दिया। देखिए, ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये जो भी पार्ट है, इसके जनरली जो फिक्स पार्ट है वो भी आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। जैसे आप जनरली प्राइम कॉस्ट लेते थे या फैक्ट्री से रिलेटेड वेरिएबल पार्ट लेते थे, तो आप साथ में क्या करोगे, फिक्स पार्ट को भी इनकॉर्पोरेट करोगे।
अब देखिए डिस्टिंक्शन है, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, यानी फॉर्मेट बता के फिर डिस्टिंक्शन बताऊंगा तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग का है, मैंने एब्जॉर्प्शन का क्यों नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगा कि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वैसे ही आपको पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा, तो करवाने की जरूरत ही नहीं होगी। और अपना टॉपिक ही क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको मैं मैनुअली यानी जनरली इसमें ही लिखवा के बता दूंगा कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सेल्स का पार्ट दे रखा है। अब सेल्स में से आप क्या लेस करते हो, पूरी कॉस्ट लेस करोगे तो तब जाके क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या बोलते हैं कि देखिए सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। मतलब सिंपल पार्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो अपने पास क्या आया, कंट्रीब्यूशन आया। और उसमें से जैसे ही फिक्स कॉस्ट का पार्ट लेस किया तो क्या है, अपने पास प्रॉफिट आया, ठीक। ऐसे ले सकते हो। अब देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट आता है तो उसमें जनरली क्या आती है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ सकता है, ठीक है। जैसे रॉयल्टी चार्जेस होता है, क्रेन हायर करने के चार्जेस होते हैं, वो जनरली प्रोडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अगर आपने डिटेल में कहीं पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको बताया रॉयल्टी या हायर क्रेन चार्जेस जनरली वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका आएगा। फिर देखिए आपको पता है कि आपके ओवरहेड जो होते हैं उसमें वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। तो फिक्स से रिलेटेड जो तीनों पार्ट हैं, देखिए मैंने आपको एलिमेंट बताए थे, ठीक है। देखिए कौन कौन से बताए थे, एक तो ओवरहेड में होता है आपका फैक्ट्री का, एक होता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, और एक होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें से वेरिएबल पार्ट अलग कर दीजिए, ठीक है, और फिक्स का पार्ट अलग कर दीजिए। अब देखिए अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता तो सब सिंपल है। सब सिंपल का मतलब क्या है, सारे वेरिएबल पार्ट एक साथ जोड़ के दिखा दीजिए। लेकिन क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें किस पे दिखाना पड़ता है, जो भी हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उस पर दिखाना पड़ता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, देखिए ढंग से देख लेना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग होता है। तो ये मान के चलिए कि ये पार्ट आपने ले लिया, ये क्या होगा, आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। उसमें आप क्या करते हो, प्लस क्या करते हो, वेरिएबल जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड है, ठीक है, वो जोड़ देते हो। मैं यहाँ पे ये मान के नहीं चल रहा कि सेमी फिनिश गुड्स है यानी WIP से रिलेटेड है, नहीं तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी हो जाता है। तो मान के चलिए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, ये आपने कर दिया। तो आपके पास क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट आई, आपको ध्यान हो तो वो फैक्ट्री कॉस्ट कौन सी आई, या वर्क कॉस्ट, वेरिएबल वर्क कॉस्ट आई, क्या आई, वेरिएबल वर्क कॉस्ट आई। उसमें प्लस आपने क्या कर दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये भी ऐड मान लेता हूँ, कई बुक में या यूके की या रेफरेंस बुक में देखोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं जोड़ा जाता, वो बाद में जोड़ा जाता है, लेकिन मैं जोड़ देता हूँ। तो पार्ट क्या आ जाता है मेरे पास, अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जैसे अपन बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेलिंग के बाद आती है, तो जनरली हम क्या बोल के चल सकते हैं, नहीं सॉरी सेलिंग से पहले आती है। जनरली हम क्या बोल के चल सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे बोल सकते हैं। तो मान के चलिए ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। तो देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ गई कौन सी वाली, वेरिएबल आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री और वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दिए। देखिए सेलिंग क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि आपको बताया कि आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, जब भी हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते थे और लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, उसके बाद आता है। कभी भी सोच लेना, देखिए क्या होता है कि जब भी आपका प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ता है। कॉस्ट शीट सोचो, कॉस्ट शीट में क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो अब मैंने उसमें से क्या करा, सिर्फ वेरिएबल का पार्ट ले लिया और फिक्स का पार्ट हटा दिया। ये हमेशा वेरिएबल रहता है, और फैक्ट्री में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ वेरिएबल का पार्ट लिया, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं लिया। क्यों, क्योंकि जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट लेते हो, ऐड ओपनिंग स्टॉक तो कर दोगे। क्यों, क्योंकि जनरली ओपनिंग स्टॉक की आपको कॉस्ट दे रखी होगी, मोस्टली दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो वो निकाल के बता दूंगा, ठीक है। लेस क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करोगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मेरे केस में क्या आ गई, ये सारे का टोटल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। इसका मतलब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी ले रहा हूँ, मान के चलिए कि मेरी 1 लाख की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई, ठीक है, और प्रोडक्शन कितने का हुआ, 10,000 यूनिट का हुआ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये लेस किया तो मेरी जो कॉस्ट आ गई वेरिएबल, वो ₹10 पर यूनिट आ गई।
अब मान के चलो कि 500 यूनिट मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो क्लोजिंग स्टॉक को कितने में वैल्यू करा, 5000 रुपीज़ पे वैल्यू करा। जो अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग भी किस पे वैल्यू होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे था, जो कि पिछले साल से इस साल ओपनिंग होके आया। अगर मैं पर्टिकुलर एक साल का पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं 6-6 महीने का कर रहा हूँ, 3-3 महीने का कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पार्ट गया, देखो ऐड ओपनिंग और लेस क्लोजिंग ऐसे ले लिया, तो कभी भी क्या है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, नॉर्मल देखना कि ये जो पार्ट लिया गया है इसके साथ ऐड ओपनिंग किया गया है और लेस क्लोजिंग किया गया है, तो आपके पास जो आया वो क्या आया, वेरिएबल या मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने आपको ये बताया था प्रोडक्शन कॉस्ट, तो देखिए ये आपका आ गया। ठीक, तो देखिए ऐड किया है और ये लेस किया है। ठीक, फिर उसके बाद देखो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऐड कर दिया, तो अपने पास क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, जो कि सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो अपने पास क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन में आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे। फिक्स कॉस्ट क्या आती है, 3 आती है, एक तो प्रोडक्शन की, एक एडमिनिस्ट्रेशन की। यूजुअली बोलता है कि 100% फिक्स होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे जनरली ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट बोला गया, लेकिन मैं आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर इसका पार्ट आपको बोल दे कि 80% फिक्स है तो 20% वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और वो भी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में आएगा। जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन आया, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बस ये जोड़ देने। डायरेक्ट एक्सपेंस भी अगर है तो वो भी ले लेना है, और ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी वेरिएबल निकल के आई। फिर जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट का पार्ट हटा दिया, ये 3 थे। तो देखिए कौन सा है, फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी इनडायरेक्ट ओवरहेड के, लेकिन ये फिक्स है। जैसे ही ये लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें और उसमें क्या चेंज है। देखिए अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे ये फॉर्मेट याद रख के बैठे हो तो आप इसको भूल जाओ। अब नॉर्मल देखिए कि इसमें सब में पार्ट क्या आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा, फिक्स आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता ही है। अब जब प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करते हो यानी फैक्ट्री की, तो टोटल ले लो। क्या ले लो, टोटल ले लो। अगर आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो टोटल ले लो। एक मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक पेज के हिसाब से पहले ही बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ 1 मिनट। देखिए अब मैंने ये पर्टिकुलर बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है। जैसे सेल्स आपने सबसे बाहर लिख दिया अमाउंट, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट है जनरली ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। अब इसमें आपको फिक्स के पार्ट को अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें आपने क्या करा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन निकला। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ तक तो देखिए सेम ही है, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, देखिए फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं, आपको क्या आना चाहिए वो आपके ऊपर है, आपने कहाँ से क्या पढ़ा। अब मैंने तो बहुत जगह से देखा हुआ है, तो इसलिए तो मेरे को सारा पार्ट पता है। आपने अगर 2-3 जगह से भी देखा तो आप बस उसका एक्सटेंड ले लीजिए कि हाँ यार ये पार्ट होता है, सिंपल सा पार्ट है कि प्राइम कॉस्ट बताई थी। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्मेट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, लेकिन आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। तो देखिए प्राइम कॉस्ट का पार्ट है तो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों आ गए, वेरिएबल और फिक्स दोनों है, यहाँ रखना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों है, वेरिएबल और फिक्स दोनों है। आपको जब भी मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो पार्ट आता है फैक्ट्री के बाद, यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आता है। पर ज़्यादातर आप जितने भी देखते हैं आपको दे ही नहीं होते, और थ्योरेटिकल पार्ट में कहाँ से देगा, तो जनरली आपका आएगा भी नहीं। फिर प्लस देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये आ गया। अब देखिए उसके बाद जो आप देखते हो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आता है। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि चाहे आपने वेरिएबल पार्ट भी देखा तो इसमें सिर्फ वेरिएबल निकालिए, वेरिएबल निकालिए। तो उसने ऊपर क्या करा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हुआ है इसको, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा 100% मान रहा है ऊपर यूजुअली। इसलिए यहाँ पे ऊपर है ना, ऊपर जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले पार्ट में इसने क्या करा, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिया ही नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी कभी हो सकता है, जैसे 80% क्या आपका फिक्स है तो 20% वेरिएबल है। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो हम टोटल ले रहे हैं, तो फिक्स प्लस वेरिएबल एक ही है। तो आपको पता है कि जैसे ही ये पार्ट आया, इस पे जो ओपनिंग स्टॉक अगर आपको पहले से ही कैलकुलेट करा तो ये टोटल दे रखी है। अब ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें डिवाइड क्या करोगे, कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक की यूनिट है। मान के चलो कि अगर आपने 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया और 200 यूनिट ओपनिंग है, और आपकी जो यहाँ तक की कॉस्ट है वो कितनी निकल के आ गई, 1,20,000 निकल के आ गई। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 1200 ऐसे आएगा। और जैसे आपने डिवाइड करा तो 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट है, और मान के चलिए कि क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का बच रहा है,
तो 100 × 100 कितना आ जाएगा, 10,000 निकल के आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट। अब आपको पता है कि जो लास्ट में अमाउंट आया वो पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी वेरिएबल प्लस फिक्स, इसमें वेरिएबल प्लस फिक्स, इसमें भी वेरिएबल प्लस फिक्स का पार्ट आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, सॉरी, प्लस क्या करना है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट भी ले लेना है। तो वो कब ले रहे हो, बाद में, यानी क्लोजिंग स्टॉक के बाद में ही कवर कर रहे हो। जबकि आपके मार्जिनल वाले पार्ट में क्या था कि आप क्या कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक के बाद ही जो वेरिएबल का पार्ट कवर कर रहे हो, लेकिन फिक्स के पार्ट को आप अलग दिखा रहे हो। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या है, वेरिएबल प्लस फिक्स साथ में है। प्रोडक्शन का जो वेरिएबल अलग है, आप देख सकते हैं ये दिख रहा है अलग, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वेरिएबल और फिक्स क्या होते हैं, साथ में हो जाते हैं। जबकि मार्जिनल में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन वाली अप्रोच निकलती है, सेल में से वेरिएबल लेस करते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक से क्या होता है, जब भी हमें ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किस पे होता है, टोटल कॉस्ट पे। आपने देखा होगा वेरिएबल प्लस फिक्स टोटल आ गया, अभी मैंने फॉर्मेट भी बना के बताया एब्जॉर्प्शन में। तो उसमें क्या था, आप सोचिए कि फिक्स का पार्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट आ रहा है वो ज़्यादा आएगा। तो इनटू जैसे आप अनसोल्ड यूनिट के साथ करोगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, मान के चलिए अगर आप नॉर्मल माइंड पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी बना के सोचोगे तो आपको पता है बाई क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो उससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कैलकुलेट होगा। तो एब्जॉर्प्शन में हम यही बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की एक तरीके से वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा निकल के आती है। जबकि मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल का पार्ट लेते हो तो कम निकल के आती है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको बिल्कुल परफेक्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है, वो क्या करती है, मेक्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट क्या करती है, बनाती है और बेचती है। एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड 1 देयर इज़ नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, बिगिनिंग जो पीरियड में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फॉर विच द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹4 एंड सेल प्राइस ₹6 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2000 रुपीज़ की है पर पीरियड, ऑफ विच ₹1500 आर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं कि देखिए 1500 रुपीज़ की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो बाकी जो 500 की है ये मान के चलिए अदर होगी। क्या होगी, अदर होगी। जैसे आप नॉर्मल क्या मान के चल रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली मान के चल रहे हैं, तो वो अदर होगी। ठीक, अब इसमें क्या माना है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो क्या मान के चल रहा हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे देख लूँगा कि कुछ दे रखा होगा अलग से। तो फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, पीरियड 1 के दौरान आपने 1500 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो जैसे ही उसमें से अगर आपने 1200 बेच दी तो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, 300 यूनिट का। देखिए ऐसे तो बोल सकते हैं, ओपनिंग कितना है, निल, प्लस क्या करा, प्रोडक्शन कितने का, 1500, तो टोटल कितना हो गया 1500। उसमें से सेल कितनी करी यूनिट, 1200, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 300 यूनिट का बच गया। अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। समझ गए। नेक्स्ट पीरियड में कितना प्रोडक्शन किया, 1500 का, तो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, 1800। 300 तो पहले से ही था जो क्लोजिंग था, अगले साल वो ओपनिंग बन गया। और इस साल प्रोडक्शन कितना करा सेकेंड ईयर में, 1500, 18 ही बेच दी। तो अब जो सेकंड ईयर है उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, 1800 थी, 1800 ही बेच दी। अगर यहाँ पे बोलता 1700 तो यहाँ पे मैं कितना बोलता, ये 17 करता और यहाँ 100 यूनिट बच जाती। लेकिन अभी ऐसा केस है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक निकला है वो 300 है, और क्लोजिंग स्टॉक की जो भी कॉस्ट निकलेगी वो अपने आप ओपनिंग स्टॉक वाले यानी अगले पीरियड के लिए ओपनिंग स्टॉक वाली कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। वॉट वुड बी द प्रॉफिट इन ईच पीरियड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये बोल रहा है कि अज्यूम नॉर्मल आउटपुट इज 1500 यूनिट पर पीरियड। वैसे भी यहाँ पे दे रखा है तो हमें बोल दिया नॉर्मल आउटपुट कितना है, 1500 यूनिट पर पीरियड है, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखिए सबसे पहले आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से दे रखा है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या सोचिए, सेल्स माइनस सारी की सारी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो पर्टिकुलर कॉस्ट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो वो कौन सा पार्ट है, एक तो आपका प्रोडक्शन का पार्ट है 4 रुपीज़ के हिसाब से, और एक आपका फिक्स कॉस्ट में 2000 में से 1500 का ये पार्ट है। और 500 में मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि एक तरीके से देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही मान के चलूँगा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मानूंगा तभी सही रहेगा। तो इसने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही माना है और इसको ऐड नहीं किया। चलो परफेक्ट है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1500 रुपीज़ के हिसाब से आपकी जो कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आप देखिए 2000 में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाइए, ठीक है, 500 को। तो बाकी जो 1500 है वो आपकी क्या है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, इसने बोल दिया। अब आपको पता है कि अगर आप 1500 यूनिट बना रहे हो तो नॉर्मल जो फिक्स कॉस्ट है वो ₹1 पर यूनिट है। क्या है, ₹1 पर यूनिट है। ऐसे ही निकाल के बता दी, लेकिन आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी।
अब देखिए पीरियड 1 दे रखा है, पीरियड 2 दे रखा है। अब देखिए सेल्स कैसे दे रखी है। सेल्स आपको पता है कि पहले साल में आपने 1200 यूनिट बेची थी और दूसरे साल में आपने 1800 यूनिट बेची थी और 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस चल रही है। तो 1200 इंटू 6 72 और 1800 इंटू 6 कितने 10,800 दे रखा है, ये बाहर लिख लिया। अब देखिए आपको पता है कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, तो उसके हिसाब से देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट। अब याद रखना कि इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भूल जाना, ये मान के चलना कि दो कॉस्ट है। एक तो आपको वेरिएबल कॉस्ट तो दे रखी है, उसके साथ आपको फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी दे रखी है। तो ये मान के चलिए कि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट भी दे रखी है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखी है जो कि 500 की है। कैसे पता किया मैंने, क्योंकि 2000 में से 1500 की फिक्स है, तो बाकी 500 मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मान ली, जो कि मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए काम नहीं आती। तो जैसे ही मेरी क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद जो कॉस्ट आती है, उसके बाद हम ये कॉस्ट जोड़ते हैं। देखिए अदर कॉस्ट, तो इसको आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलना, जिससे आपको एक आइडिया समझ में आ जाएगा बिल्कुल ढंग से। अब देखिए वेरिएबल कितनी थी, 4 रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। तो वेरिएबल जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रोडक्शन कितने का हुआ। देखिए सेलिंग तो मैंने लिख लिया, लेकिन प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन कितने का हुआ, तो प्रोडक्शन कितने का हुआ 1500। ठीक, तो आप देख सकते हैं 1500 इंटू 4 के हिसाब से, और आप दूसरे साल में भी देख लेना सेम यही है 1500 इंटू 4 के हिसाब से। और फिक्स तो क्या है, चाहे कोई सा भी ईयर हो, आपको पता है कि 1500 रुपीज़ आपको दे रखी है, तो पहले साल भी 1500, दूसरे साल भी 1500। ये 7500 जो आई वो 5 रुपीज़ के हिसाब से आ गई। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 7500 अपॉन 1500 यूनिट के हिसाब से, तो कितनी हो गई 5 रुपीज़ हो गई, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन देखिए ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, लेस क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 300 यूनिट आपको निकाल के बता दी कि ओपनिंग 0 थी और आपने बनाई कितनी थी 1500 यूनिट बनाई थी, उसमें से आपने बेची कितनी 1200 बेची, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 300। अब मेन ये है कि 300 को वैल्यू कैसे करोगे, तो ये बोलता है कि 7500 अपॉन 1500 पे है। ठीक है, 7500 रुपये तक की कॉस्ट जो आई वो किस पे आई 1500 यूनिट पे आई। तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक पे कितनी आएगी, तो आप देख सकते हैं डिवाइड करके 5 रुपीज़ पर यूनिट आएगा, जो कि यहाँ पे निकाल के जान पूछ के आपको दे रखा है आपको समझाने के लिए कि भाई ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर अगर ओपनिंग स्टॉक होता, मान के चलो कि कोई भी यूनिट होता और उसका अमाउंट यहाँ पे 500 देता, तो आप क्या करते हैं, मैं बोलता यहाँ मैं 8000 बोलता और यही बोलता कि 8000 अपॉन कितनी यूनिट पे है 1500 पे है। पर आप बोलते कि सर यहाँ तक कि 1500 यूनिट है, ओपनिंग की भी तो 100 यूनिट कुछ होगी, तो हम मान के चलिए यहाँ मैं 1600 बोल देता। तो मुझे ये देखना है कि जो टोटल कॉस्ट है उससे रिलेटेड टोटल यूनिट कितनी है, तो इनटू अनसोल्ड पे कितनी होगी, बस ऐसे निकालना है। तो आप देखिए 7500 अपॉन कितने पे 1500 यूनिट पे, ठीक है, तो इनटू 300 यूनिट पे कितनी होगी 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ आ गया। तो 75 में से जैसे ही आप 1500 लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा 6000 आएगा, ये आ गया। फिर जैसे उसमें ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट, तो आपके पास कितना आएगा 6500 निकल के आ जाएगा। ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा पार्ट है अपना, फिक्स से रिलेटेड है, याद रखना। यहाँ पे पर याद रखना कि चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, दोनों एक साथ आता है, वेरिएबल प्लस फिक्स। चाहे आपने यहाँ पे देख लिया होगा वेरिएबल और फिक्स एक साथ आ गया, हमने कोई अलग अलग नहीं करा, हमने सेल्स में से वेरिएबल लेस करके कंट्रीब्यूशन नहीं करा। अगर फिक्स का पार्ट हम अलग करते तो अभी आपको मार्जिनल में समझ के आ जाएगा। तो देखिए 72 में से 65 गए 700, और यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो। देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है 1500, ये अब क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये रहा। यहाँ तक तो सेम था। अब देखिए वही का वही प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर ये 500 आ जाता तो आप टोटल कितना करते 8000 करते, क्या करते, तो 8000 क्या बोलते अपॉन 1500 यूनिट पे है, तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 7500 जो निकला वो 1500 यूनिट का था पार्ट, ध्यान है ना 1500 इंटू 4, और यहाँ पे आपको होता है कि 1500 इंटू 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 1500, तो 7500 जो है 1500 यूनिट का है, और जो 1500 रुपीज़ है वो 300 यूनिट का है। ठीक है, तो जो 9000 है वो टोटल मिला के कितनी यूनिट का है 1800 यूनिट के हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे 9000 अपॉन 1800, तो क्लोजिंग स्टॉक पे कितना होगा बताइए। क्लोजिंग स्टॉक है क्या, है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 300 यूनिट जो आई थी वो ओपनिंग के फॉर्म में आ गई थी, जो क्लोजिंग थी ये रही।
वो अगले साल सेकंड पीरियड में क्या गई थी, दूसरे साल में ओपनिंग बन गई थी। 300 में जैसे ही आप क्या करोगे, प्रोडक्शन की 1500 यूनिट जोड़ोगे तो 1800 होगी, और आपने 18 ही बेच दी, तो क्या बचा, नील। मैंने बोला होता कि अगर 1700 बेची होती तो 100 यूनिट बचती, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता कि इंटू 100 पे कितना होगा, कि वो 9000 अपॉन 1800 पे है, तो इंटू 100 पे कितना होगा, इस तरीके से निकल के आ जाता। तो हमेशा याद रखना इस तरीके से निकलेगा। अब देखिए आपको पता है कि 500 आपकी क्या है, वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो 9000 प्लस 500 95, 10800 में से 9500 गए तो 1300 आ गया। 1300 प्लस 700 टोटल प्रॉफिट कितना आपका 2000 का है। और देखिए ये तो जोड़ के दिखा रखा है 6 + 9 5 + 5 ऐसे जोड़ के दिखा रखा है 2 साल का, 6 + 6 15 + 15, तो वह टोटल कर रखा है और कुछ भी नहीं है। 18000 की 2 साल की सेल है और 2 साल की कॉस्ट ही है, तो 2000 निकल के आ गया। ये क्या हो गया अपना एब्जॉर्प्शन। अब मार्जिनल पे ध्यान देना ढंग से, ठीक। देखिए इससे पहले क्या करते हैं अपन, एक बार क्वेश्चन को वापस से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फिक्स कॉस्ट 2000 थी, सेलिंग प्राइस 6 थी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 4 रुपीज़ थी। अब देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है 2000, मैं किस पे आया, मार्जिनल। तो मार्जिनल में सिर्फ मुझे क्या सोचना है कि सेल्स के बाद जो मुझे सोचना है सारा पहले वेरिएबल का पार्ट कंसिडर करना है। तो मुझे पता है कि सिर्फ यही वेरिएबल है और ये तो फिक्स है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इससे रिलेटेड 300 यूनिट का क्लोजिंग है, जो कि यहाँ जाके ओपनिंग बन जाएगा। इस 1500 के साथ 300 जुड़ जाएंगे 18, और 1800 यूनिट में 1800 यूनिट बेच दी तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, फर्स्ट में क्लोजिंग है, जो सेकंड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, सेल तो वही, ठीक है। कॉस्ट आप देखोगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वही 1500 इंटू 4 और 1500 इंटू 4, लेकिन यहाँ पे फिक्स का पार्ट नहीं लिया गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपने बोला कि सर सिर्फ यही लेते हैं क्या, देखिए डायरेक्ट मेटल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, वेरिएबल फैक्ट्री का ओवरहेड आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, फिर वेरिएबल फैक्ट्री का ओवरहेड आता है, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, याद रख लेना ये पार्ट आते हैं। फिर एड ओपनिंग होता है और लेस क्लोजिंग होता है। यहाँ पे इतना पार्ट है ही नहीं क्योंकि हमारा एग्जाम्पल ही छोटा सा है और मेरे को समझाना ही इतना था। तो देखिए ओपनिंग में क्या आ गया, 0, तो 6000 प्लस 0 6000। अब खुद करके देखिए, आप बोलिए कि 6000 अपॉन कितनी यूनिट के हैं 1500, ये 6000 यहाँ तक कितने प्रोडक्शन के हैं 1500 यूनिट के प्रोडक्शन के, ठीक। तो आप देख सकते हैं करके देखिए डिवाइड, वो 4 रुपीज़ ही आएगा क्योंकि वेरिएबल का पार्ट ही कंसीडर किया गया, तो वेरिएबल से रिलेटेड कॉस्ट ही आएगी। ये थोड़ी 5 रुपीज़ आ जाएगी ऊपर की तरह एब्जॉर्प्शन में। तो 4 रुपीज़ इंटू कितनी यूनिट है बची हुई क्लोजिंग की 300 यूनिट, तो देखिए 4 इंटू 300 करेंगे 1200 निकल के आएगा, ठीक। तो 6000 में से 1200 माइनस गए तो कितना बचा 4800 की आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बच गई। अब देखिए कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखिए 72 में से 4800 गए तो कितना बचा 2400 का कंट्रीब्यूशन बचा। अब इसमें फिक्स कॉस्ट क्या कर दी इसने, सारी ले ली, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो। अब देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भूल जाइए, मैंने क्या बताया था 1500 प्रोडक्शन की है तो 500 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे तो एक साथ ले लिया, समझ गए, क्योंकि वो फिक्स थी, क्या थी, फिक्स थी। तो फिक्स का पार्ट आपने सारा का सारा एक साथ ले लिया 2000, तो क्या आया प्रॉफिट 400। अब आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन में आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो 700 आ रहा था, क्योंकि उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका कितना आ रहा था 1500 आ रहा था। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन में 300 रुपये ज़्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से आपका क्या है एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट 700 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। लेकिन अगले साल होने से क्या हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन गया, ओपनिंग स्टॉक बनते ही वो कॉस्ट में जुड़ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में सोचिए, अगर वो ओपनिंग बन जाता है तो आपका खर्चा बन जाता है एक्सपेंसेस। तो आपको पता है कि आपके एक्सपेंस साइड में टू साइड में ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट कम आएगा। तो यही चीज़ आपने कहाँ देखी होगी, यहाँ पे, कि आपको यहाँ 1300 का प्रॉफिट दिख रहा है, जबकि मार्जिनल में देखो क्या आ गया, प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिख के आ गया। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्या है, आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट थी वो 1500 थी, तो ओपनिंग में ज़्यादा आने के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो कम आया एब्जॉर्प्शन में। जबकि मार्जिनल में क्या हुआ, ओपनिंग अगर जो आया और उसकी कॉस्ट कम दिखी तो उस केस में आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप याद रखना, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से सोचते हैं और मार्जिनल में सोचते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मार्जिनल में जो अपना प्रॉफिट है वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। और जो हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसमें अपना क्या आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम बाय क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं और बाई साइड में देख रहे हैं। तो बाई साइड में देखने से क्या होगा, टू साइड का आपका पार्ट ज़्यादा दिखेगा, और टू साइड का मतलब प्रॉफिट का पार्ट आपका ज़्यादा दिखेगा, ऐसे सोचना है।
और अगले साल क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगले साल अगर स्टॉक बच गया, कितना बच रहा है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 को दिख रहा है, ये 1200 दिख रहा है, 72। तो आप क्या बोलोगे, आप 7200 कितना था, क्योंकि आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ओपनिंग का पार्ट भी ले लिया गया। ठीक, तो देखिए मैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 1500 यूनिट है और यहाँ पे 300 यूनिट है, तो ये 1800 यूनिट का है। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचता कुछ भी जो अभी नहीं बचा हुआ, तो अगर जैसे जीरो है तो मुझे पता है कि यहाँ पे जीरो ही आएगा। अगर 100 यूनिट होता तो इंटू 100 करता, अगर 200 यूनिट बचता तो 200 करता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे और आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं, ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया। अब देख सकते हो 7200 प्लस डैश, सॉरी लेस डैश, जो भी पार्ट है वो 7200 आ गया। इसमें से जैसे ये लेस करोगे तो 36 आएगा, 36 में से 2000, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, तो 1600 आ गया। तो आप देख सकते हो जो एब्जॉर्प्शन में था, ओपनिंग होने के कारण और क्लोजिंग नहीं होने के कारण प्रॉफिट कम आ रहा था। तो वही चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो ओपनिंग का पार्ट है वो कम लिया गया है, जबकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में आपने 1500 लिया था। तो अगले साल वही चीज़ क्या हो गई, आपकी उल्टी हो गई, कि वहाँ पे प्रॉफिट कम आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। जबकि एब्जॉर्प्शन में पहले प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। आप देख सकते हैं, अब टोटलिंग देखिए, टोटलिंग में वही आ रहा है 2000, टोटलिंग में प्रॉफिट का पार्ट क्या आ रहा है, वही 2000 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर अगर ओपनिंग भी नहीं होता और क्लोजिंग भी नहीं होता, क्योंकि अगर क्लोजिंग नहीं होता तो ओपनिंग होता ही नहीं, मान के चलिए, क्योंकि ओपनिंग तो शुरू में था ही नहीं, तो ना ओपनिंग स्टॉक होता ना क्लोजिंग स्टॉक होता, तो उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का अमाउंट सेम निकलता, चाहे पहले पीरियड की बात करो चाहे सेकेंड पीरियड की। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो निकाल के देख लेना, आपका क्या होगा, प्रॉफिट का पार्ट सेम निकल के आएगा। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि जो कॉस्ट का पार्ट है वो भी सेम निकल के आएगा, क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट लेस करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना पार्ट तो आ गया होगा। अब जो बचा है वो देख लेते हैं। डिफरेंस देखिए, देखो ये एब्जॉर्प्शन दे रखा है इस साइड, याद रखना, और इस साइड का दे रखा है आपको मार्जिनल दे रखा है। ठीक, तो पहला डिफरेंस क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन का ये बोल रहा है टोटल कॉस्ट टेक्निक इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोनों कॉस्ट बोल दी, वेरिएबल और फिक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग चार्जेस ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्ट प्रोसेस और ऑपरेशन एंड एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट एंटायरली, आपको पता है। फिर यहाँ पे बोल दिया इट वैल्यूज, देखिए आप खुद सोचिए कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, सारी कॉस्ट लेगा, तो ये किस पे वैल्यू करेगा, इट वैल्यूज स्टॉक एट द कॉस्ट विच इंक्लूड फिक्स कॉस्ट ऑल्सो, इसका मतलब टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करेगा। ठीक है, जबकि ये किस पे वैल्यू करेगा, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये टोटल कॉस्ट पे और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा है, तो इस केस में आपको पता है कि जो कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का जो पार्ट है वो कम निकल के आएगा, कम निकल के आएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा होगा। तो देखिए लाइन पढ़ के देखिए, दिस रिजल्ट इन हायर वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इस वाले में ज़्यादा होगा, देन इन मार्जिनल, ये मार्जिनल का है तो मार्जिनल में कम होगा और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा होगा। लाइन पढ़ के देखना, ये बोल रहा है दिस रिजल्ट इन हायर वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हायर होगी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मतलब यहाँ पे। देन इन मार्जिनल, यानी मार्जिनल में क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम रहेगी तो मार्जिनल में प्रॉफिट क्या रहेगा, कम रहेगा पहले साल। ठीक, तो ये देखना है। और एब्जॉर्प्शन का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जो कि हमने पढ़ा था भी, एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा था और मार्जिनल में क्या था, कम था पहले साल। इट इज़ गाइडेड बाय प्रॉफिट विच इज़ द एक्सिस ऑफ सेल्स ओवर द टोटल कॉस्ट इन सॉल्विंग मैनेजरल प्रॉब्लम। तो ये जनरली बोल रहा है कि जनरली ये प्रॉफिट आपको, मैनेजमेंट को क्या देखना है लास्ट में, कि प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, कॉस्ट कितनी कम हुई पर्टिकुलर ये देखेगा, पर साथ में क्या देखेगा, प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सेल्स ओवर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे किस पे फोकस किया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेलिवेंट कॉस्टिंग के पार्ट को ध्यान में दिया गया। यहाँ पे जनरली क्या है, इररेलिवेंट पार्ट को भी ध्यान में दिया गया, मतलब आपने फिक्स कॉस्ट को भी उसी साल पूरा का पूरा क्या कर दिया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिया, चार्ज कर दिया। जबकि यहाँ पे जो फोकस दिया गया वो किस पे दिया गया, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिया गया। इट फोकस इट्स अटेंशन ऑन कंट्रीब्यूशन विच इज़ एक्सिस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब जो फिक्स कॉस्ट है उसको एक तरीके से क्या माना गया, मार्जिनल में इररेलिवेंट माना गया। क्या माना गया, इररेलिवेंट माना गया। जब भी आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन देखिए मैं मार्जिनल को इतना अच्छी अप्रोच नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आपको बजटरी कंट्रोल को भी फॉलो करना पड़ता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब और भी टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके वो सफिशिएंट बनती है। नहीं तो ये एक इसकी लिमिटेशन कहलाती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग अकेले में कोई अच्छी मेथड नहीं है, अच्छी टेक्निक नहीं है। फिर फोर्थ में क्या बोल दिया, इन टोटल कॉस्ट टेक्निक
देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट विच में रिजल्ट इन अंडर और ओवर रिकवरी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखना। इसके थ्रू क्या होता है, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी आता है। अगर मैं इसका एक फॉर्मेट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो किसी किसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको क्या दिखेगा, प्लस माइनस, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी, तो वो भी जनरली इसमें आता है लास्ट में, तब जाके आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। तो कभी कभी फिक्स कॉस्ट को आप ढंग से अपोर्शन नहीं कर पाते हो, जिसके थ्रू क्या आता है, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी के चांस होते हैं। आपको जो फिक्स कॉस्ट दिखी उससे रिलेटेड कुछ और फिक्स कॉस्ट आ रही है अगर आप उसको अपोर्शन की बात करोगे एब्जॉर्प्शन में, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्रेरी अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो इसमें कोई हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सारी कॉस्ट को एक साथ ले रहे हैं, इस चक्कर में क्या होता है, अपॉर्शनमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे तो हम लेते ही नहीं है, मार्जिनल में तो हम लेते ही नहीं है। तो बस ये पार्ट आपका हो गया। अब देखिए आपका जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, फीचर्स का, एडवांटेज का और लिमिटेशन का। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया जो मैंने बताया, तो आपको ये भी समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका कैरेक्टरिस्टिक का, क्योंकि देखिए मैंने अजम्पशन आपको बता दी थी, अब आपका है कैरेक्टरिस्टिक का। देखिए अब क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक और वर्किंग ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज इन कंजंक्शन विद अदर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग प्रोसेस और जॉब। तो जब भी आप पर्टिकुलर प्रोसेस या जॉब कॉस्टिंग देखते हो तो उसमें भी आपको क्या दिखता है, वेरिएबल, फिक्स, इसके पार्ट आपको अलग अलग दिख सकते हैं। ठीक है, जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग में तो क्या होता है, टू साइड पे आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या प्राइमरी मटेरियल, फिर आपका लेबर का पार्ट आता है, फिर एक्सपेंस के पार्ट आते हैं, वो सारा पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट लेते हो और आप कुछ ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हो। फिर बाय साइड में आपकी क्या निकल के आती है, प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर प्रोसेस सी में जा रहा है, इस तरीके से निकल के लास्ट में अगर कोई प्रोसेस होता है तो वो क्या निकल के आती है, फिनिश गुड्स का पार्ट निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाता है। अब देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड अगर है तो वो पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे, वरना छोड़ देंगे, और क्या, क्योंकि जो जो जिनसे रिलेटेड पार्ट होंगे वही कवर करेंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट भी आपको दे रखा है, फिर इसी तरीके से बोल दिया, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आर केप्ट सेपरेट एट एवरी स्टेज। क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको फॉर्मेट बताया तो उसमें शुरू में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो लिया, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को सबसे सिंपल फॉर्मेट ऐसे लगता है बोलना, अगर आपको बोलना है, टिपिकल करना है तो कर दीजिए। बस ये माइंड में याद रखिए कि क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद फिर जाके वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं आता और फिक्स और वेरिएबल को आपको अलग करना पड़ता है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ता है। अगर आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है तो उसको भी आप क्या करोगे, फिक्स और वेरिएबल में सेपरेट करोगे। अब आपको दे रखा है एज फिक्स कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। देखिए आपको पता है कि ये आउटपुट के बेसिस पे नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि अगर जीरो लेवल भी है तब भी फिक्स कॉस्ट तो इंकर होगी, फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको मैंने बताया, आपने जो कैपिटल या आपने फाइनेंस लिया है उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी है, तो चाहे प्रोडक्शन नहीं भी हो तब भी आपको देना पड़ेगा, तो वो तो हर साल का खर्चा है, तो जनरली वो पीरियड कॉस्ट के बेसिस पे है। इसलिए बोल रहा है कि दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसलिए मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट को ही कंसिडर किया जाता है एज ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तभी मैंने क्या बताया आपको, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हो, ध्यान रखना। तो आप जनरली क्या बोलोगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ तक, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट तक। उसके बाद प्लस क्या करोगे, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि मुझे पता है कि क्लोजिंग स्टॉक बीच में क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक। फोर्थ, व्हेन एवोल्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP आर टेकन इनटू अकाउंट दे विल बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि जब भी फिनिश गुड्स का एवोल्यूशन किया जाता है WIP का, ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। तो देखिए हमने ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग देखा, तो हमने उसको कोई फिक्स थोड़ी बोला, हमने उसको जनरली क्या बोला, वेरिएबल के हिसाब से ही कंसिडर किया। एज फिक्स कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, दे आर चार्ज टू P&L अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, दे आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स इनकम। तो देखिए बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है। अब उस साल हमने प्रोडक्शन चाहे ज़्यादा नहीं किया, तब भी हमने उस साल उसको क्या दिखा दिया, फिक्स कॉस्ट को लेस करके दिखा दिया उसी साल के कंट्रीब्यूशन में से। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो प्रॉफिट आपका कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्या पता आप उसको नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी सारी फिक्स कॉस्ट को आपको उसी साल क्या करना है, चार्ज करना है। जबकि अगर आप उसको ओवर द पीरियड राइट ऑफ कर सकते हो तो अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से लिमिटेशन का पार्ट आ रहा है जिसमें आपका प्रॉफिट क्या दिखेगा, कम दिखेगा। तो ये फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कोई एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं।
ठीक है, ये सोच के ऊपर है, अप्रोच के ऊपर है लोगों की। छठा, मार्जिनल इनकम और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज नोन एज द इनकम और द प्रॉफिट। अब देखिए मार्जिनल इनकम का मतलब क्या हो गया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई, मतलब मार्जिनल कॉस्ट गई, तो क्या निकल के आया, कंट्रीब्यूशन निकल के आया। तो वही एक तरीके से इनकम या प्रॉफिट है, रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग के लिए ये काम आती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है लगनी ही लगनी है। फिर आपको 7 बोल रखा है, द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन इज द नोन एज इनकम और द प्रॉफिट। ये क्या दे रखा है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशंस इज नोन एज इनकम और प्रॉफिट, क्योंकि वैसे तो हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट गई तो वही अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट फर्स्ट ईयर में भी सेम है, सेकंड ईयर में भी सेम है, तो इस केस में अगर कंट्रीब्यूशन और पहले साल का और दूसरे साल का कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस देखोगे तो वही जनरली आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, यही हो सकता है। वैसे तो नॉर्मल पार्ट यही है, तो इस लाइन पे ज़्यादा आप ध्यान भी मत दीजिए क्योंकि इतना काम की भी नहीं है। फिर भी पर्टिकुलर डिफरेंस का मतलब यही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई सा भी हो, यही बोल रखा है। सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगी। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज फुली एम्प्लॉयड टू रिवील द स्टेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप में जैसे जनरली आप है ना वो पीवी रेशो की बात करते हो, ठीक, ब्रेक इवन सेल्स की बात करते हो, तो जब भी हम जैसे पीवी रेशो की बात करते हैं तो पीवी रेशो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। किसकी बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो उसमें जनरली हमारा फिक्स कॉस्ट का पार्ट आया ही नहीं, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल गया कंट्रीब्यूशन और उसमें से माइनस फिक्स कॉस्ट कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीवी रेशो भी आपका चेंज नहीं होगा। पीवी रेशो जनरली कब चेंज होता है, जब आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज होता है, याद रखना, और जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होता है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज करने से कुछ नहीं होता और फिक्स कॉस्ट चेंज करने से कुछ नहीं होता। तो ये याद रख लेना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो आपका क्या चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन का पार्ट चेंज होगा पर यूनिट का। अगर आपने फॉर्मूला देखा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट आता है। अगर आप कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स भी करोगे तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होने से सेल्स में चेंज हुआ। आपने तो बोला सर आउटपुट में चेंज होने से भी चेंज हुआ, करके देख लेना, कोई भी एक एग्जांपल लेना सिंपल सा और बोलना कि मैं 10,000 यूनिट बेचता हूँ 10 रुपीज़ के हिसाब से, अब मैं 15,000 यूनिट बेच रहा हूँ 10 रुपीज़ के हिसाब से, और वेरिएबल कॉस्ट कोई भी ले लेना 4 रुपीज़ या 6 रुपीज़, उसके हिसाब से पहले करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपका पीवी रेशो तो पहले भी सेम था अभी भी सेम है। अब क्या करना, आप सेलिंग प्राइस को 10 की जगह अगले वाले पार्ट में जब आप 15,000 यूनिट बेच रहे थे तो आप 11 करके देख लेना, या आप यूनिट को वही रखना, सेलिंग प्राइस को चेंज कर लेना। पर आप सोच रहे हो ना सर 10,000 से 15,000 यूनिट हो गई, तो करके देख लेना और सेलिंग प्राइस को एक बार चेंज कर लेना या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को चेंज कर लेना कम ज़्यादा, तो आपका पीवी रेशो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हमेशा किसकी वजह से होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वजह से चेंज होता है। पर यहाँ पे तो हमने कांस्टेंट मानी है, यहाँ पे सेम मानी है, तो हर लेवल पे पीवी रेशो भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको पता है कि आपने फ्लेक्सिबल बजट सुना होगा, 70% एक्टिविटी, 80%, 100% पे क्या होगा, या शुरू में मैंने वीडियो के शुरू में आपको 80%, 100% बताया, तो उस केस में आपको पता चल गया कि प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या रहेगा, जो कि पीवी रेशो के थ्रू पता चल जाता है। ब्रेक इवन सेल के थ्रू पता चल जाता है कि हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन कौन सी रहेगी। अब आपको एडवांटेज दे रखा है, देखिए अब इसमें जनरली यही बोल रहा है कांस्टेंट इन नेचर, तो वैसे तो कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए बोल रहा है। शॉर्ट रन में तो जनरली हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट चेंज होती है। अब देखिए ये अजम्पशंस के बेसिस पे, रियल मत मान लेना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल पार्ट और जो रियल पार्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है। जैसे यहाँ पे बोल दिया वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आर स्टेबल, जबकि आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन में भी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट। हमने एग्जाम्पल देखे तो हमने अगर यूनिट बढ़ाई या कम करी तो उसके हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट भी चेंज होती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लॉन्ग रन में जो मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेगी, स्टेबल। मार्जिनल कॉस्ट रिमेन द सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन में ये बोल रहा है। ठीक है, और अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हो तो वो तो वैसे भी क्या रहती है, स्टेबल रहती है, वो तो चेंज होती नहीं। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आउटपुट से रिलेटेड मार्जिनल कॉस्ट क्या है या वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो शॉर्ट रन में फ्लक्चुएट बोल रहे होती रहती है, लेकिन लॉन्ग रन में वो स्टेबल हो जाती है। अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अप्रोच के हिसाब से बता रखा है। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि फिक्स और वेरिएबल में बांट दिया जाता है कॉस्ट को, तो फिक्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में से एक्सक्लूड रहती है। तो उस केस में बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा। उसके हिसाब से आराम से वो क्या कर पाएगा, अपना प्रोडक्शन कम या ज़्यादा कर पाएगा,
अगर उसको लग रहा है कि प्रोडक्शन कम करना है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट इंकर नहीं करनी, तो वो क्या करेगा, जो भी लेबर है, एक्स्ट्रा लेबर लगा उसको हटा देगा। मटेरियल जो वो ज़्यादा मंगाता है अब नहीं मंगाएगा, पर्टिकुलर ये सारे काम कर देगा। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड सिंप्लीफाइड। देखिए क्या होता है कि जब हम एब्जॉर्प्शन में देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है कम दिखता है, इसका मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाता है फिक्स ओवरहेड का, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, अगर आपको रिकनसाइल करना है ना, याद रखना एक और चीज़ मैंने नहीं बताई क्वेश्चन में, कि जनरली अगर जो आप क्वेश्चन देखोगे वो 700 और 400 का डिफरेंस था, तो वो क्या है कि जो एक्चुअल एक्टिविटी और नॉर्मल एक्टिविटी उसमें जो डिफरेंस है उसका और इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट है, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए आएगा तो नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पर्टिकुलर डिफरेंस का पार्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड का पार्ट है वो आपको लेस कर देना है, और जो अंडर एब्जॉर्प्शन का पार्ट है ऐड कर देना है। तो अपने आप आपका वो जो एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस आ रहा था वो मार्जिनल के साथ मैच कर जाएगा। एब्जॉर्प्शन का जो भी डिफरेंस आ रहा था वो मार्जिनल के साथ मैच कर जाएगा। तो मार्जिनल में जनरली हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को नहीं लेते हैं, तो उस केस में फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड ओवर और अंडर के चांसेस होंगे ही नहीं। तो इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उसमें हम वेरिएबल की बात ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात करी, सॉरी फिक्स की बात करी नहीं रहे। फोर्थ, यूनिफॉर्म एंड रियलिस्टिक वैल्यूएशन एज द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स बिकम्स मोर रियलिस्टिक, क्योंकि जनरली उसको हम वेरिएबल ही मानते हैं। अगर आप एब्जॉर्प्शन के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट के पार्ट को भी क्लोजिंग स्टॉक में ले लेते हो और वो अगले साल ओपनिंग में चले जाता है। तो उस केस में क्या होता है, अगले साल भी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जबकि हम रियलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लेते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या बोलते हैं कि वो जीरो लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, तो उसको डिसीजन मेकिंग अप्रोच में लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। फिफ्थ, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, इट अनेबल्स द मैनेजमेंट टू स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ एडवांटेजेस। इट इज़ हेल्पफुल टू डिटर्मिनिंग विच इज़ प्रॉफिटेबल वेदर टू बाय और मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब भी न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मान के चलो कि आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगी रही थी, आपने एक और प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, तो क्या पता आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़े ही नहीं इतनी। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तब जाके आपको उसको कंसीडर करना पड़ता है, और वो एक तरीके से किसका पार्ट आ जाता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग का पार्ट आ जाता है, कि फिक्स कॉस्ट आपकी 5000 से कितनी हो गई, 6000 हो गई। लेकिन अगर नई प्रोडक्ट लाइन उसी पर्टिकुलर मशीनरी के थ्रू आप देख रहे हो जो पहले से ही आपके पास थी, तो उस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होगा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करें या नहीं करें, नए प्रोडक्ट को ऐड करें या नहीं करें। इसी तरीके से साथ में ये भी पता करना कि हम बनाएं या ख़रीदें, मेक और बाय। जैसे हमें कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो हम क्या करते हैं, खरीदते हैं और उसको फिर असेंबल करते हैं, तो वो कंपोनेंट डायरेक्टली हम ही बना लें या हम खरीदते हैं, वो सही हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट के लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्राइसिंग एंड टेंडरिंग। देखो टेंडर मतलब क्या करता है, ऑफर करता है ना मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को पता है कि बल्क में जैसे गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब वो नॉर्मल पार्टीज़ को तो 20 रुपीज़ पर यूनिट में बेचता है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, 15 रुपीज़ में भी दे देता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वो 70% कैपेसिटी तो नॉर्मल पार्टियों पे खर्च कर देता है बाहर की, और बाकी 30% तो उसकी अनयूटिलाइज रह जाती है, तो वो अपनी 30% कैपेसिटी का गवर्नमेंट को अपने गुड्स देने में यूज़ कर सकता है। अब मान के चलो कि उसकी कॉस्ट 12 रुपीज़ आ रही है, तो पहले वो इस पर 12 में से 20 में से 12 गए, 8 रुपीज़ तो कमाता है बाहर की पार्टियों से, जो कि पहले भी कमाता था अभी भी कमाता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट से उसको क्या फ़ायदा हो गया, वो 3 रुपीज़ के हिसाब से फ़ायदा हो गया, लेकिन उसने बल्क में बेचा, तो बल्क में बेचने से फ़ायदा हो गया। और जहाँ पे मान के चलो कि उसकी 30% कैपेसिटी अनयूटिलाइज थी, यूटिलाइज होते ही चाहे उसको 12 से ऊपर 13 रुपीज़ में मिले, चाहे 14 में मिले, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। मतलब चाहे 1 रुपीज़ पर यूनिट ज़्यादा में मिले, तो आपको बताया कि अगर वो 10 लाख यूनिट बेच देता है, तो 10 लाख इंटू 1 10 लाख रुपीज़, जहाँ वो अनयूटिलाइज हो रही थी अब वो यूटिलाइज हो गई, तो वो आराम से पता कर सकता है। हेल्प इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, तो ये बोल रहा है इट शोज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे 80% पे क्या है, 100% पे क्या है, 70% पे क्या है, ये बता देगा ना। विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, वही देखिए पीवी रेशो, ब्रेक इवन चार्ट, ये सब बन जाता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपको किस लेवल पे प्रोडक्शन करना है। बेटर रिजल्ट व्हेन यूज विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट गिव्स बेटर रिजल्ट। तो जब आप क्या करोगे, देखिए यानी इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिटेशन में ये भी आ गया कि ये सिंगल ही एक तरीके से सही रिजल्ट नहीं बताता, इसके साथ आपको बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका भी यूज़ करना पड़ता है। फिर आपको देखो यहाँ पे दे दिया हेल्पफुल इन बजटरी कंट्रोल, द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस वेरी हेल्पफुल इन बजटिंग एंड फ्लेक्सिबल बजट फॉर वेरियस लेवल ऑफ
एक्टिविटी। तो जैसे अपन ने वो 80% 100% वाला केस देखा था ना, वो फ्लेक्सिबल बजट का ही एग्जाम्पल था। तो एक तरीके से आपकी बजटिंग में हेल्प करता है। फिर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर दिया तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेलिंग प्राइस को निकालने में हेल्प करता है। समटाइम डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फ्रॉम द सेम आर्टिकल इन डिफरेंट मार्केट टू मीट वेराइंग डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्राइसेस चार्ज करनी पड़ेगी। तो उस केस में ये हेल्प कर लेता है, क्योंकि आपकी पर यूनिट की कॉस्ट निकल के टोटल कॉस्ट आ चुकी होती है, तो उसके हिसाब से आप पर यूनिट की कॉस्ट भी पता कर सकते हो। बस ये 9th मैंने बता दिया। 10th क्या बोल रहा है, प्रिपेयरिंग टेंडर्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मैनी बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू कम्पीट इन द मार्केट इन कोटिंग द लोएस्ट प्राइस। तो वो बिड करते हैं एक तरीके से कि हम लोएस्ट प्राइस रख रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन सेपरेटली कैलकुलेटेड बिकम्स द फ्लोर प्राइस। एनी प्राइस अबाउट दिस फ्लोर प्राइस में बी कोटेड टू इंक्रीज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है कि अगर वो फ्लोर प्राइस के हिसाब से रखेगा और उसकी फिक्स कॉस्ट तो लगी रही है, तो अगर फ्लोर प्राइस के हिसाब से रखेगा तो सेल्स में से वेरिएबल जाएगा, जीरो आएगा, फिक्स लगी रही है तो नील हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि फिक्स को छोड़िए, रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि जो फ्लोर प्राइस है मतलब वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रखेगा तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन कमाएगा ही कमाएगा। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले जो जीरो हो रहा था, तो जैसे आपने क्या करा, 15 रुपीज़ की, जैसे मान के चलो 15 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस पर यूनिट और 15 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि अगर 14 रुपीज़ की होती वेरिएबल कॉस्ट तो 1 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होता, तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब, अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी या जो फ्लोर प्राइस मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो आप एक लोएस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो किसके थ्रू, वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए, यानी एक पर्टिकुलर सेल प्राइस लोएस्ट वैल्यू पे रख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था 70% कैपेसिटी तो आप वैसे ही बेच रहे हो, आपकी 30% फालतू की पड़ी थी जो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, अब आप यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे मेक और बाय डिसीजन, मेरे को पता है कि रेडीमेड कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जो कि आपको सस्ता मिल रहा है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बना रहे हो और उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो आप बनाने की ही करोगे। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप खरीदने पे ही डिपेंड रहोगे, आप फालतू के लिए बनाने के लिए इतना एफर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है द डिसीजन टू परचेज इट वुड बी हैव टेकन इफ द प्राइस पेड रिकवर सम ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस। सम टाइम ए डिसीजन हैज़ टू मेड वेदर टू मैन्युफैक्चर ए कंपोनेंट और ए प्रोडक्ट और टू बाय इट रेडीमेड फ्रॉम द मार्केट। फिर आपका आ गया 12 वाला बेटर प्रेजेंटेशन। आप जब भी ब्रेक इवन चार्ट बनाते हो आपको पता है कि उसके थ्रू पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर लेवल पे आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, किस पर्टिकुलर लेवल पे आपका, मैं बोल सकता हूँ कि लॉस होने का पार्ट रहेगा। तो ब्रेक इवन में आपका नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाती है। उससे ऊपर जाने पे आप क्या बोलोगे, यार भैया अब तो क्या हो गया, प्रॉफिट हमको मिलेगा। ठीक, तो स्टेटमेंट एंड ग्राफ्स प्रिपेयर्ड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आर बेटर अंडरस्टूड बाय मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारी अगली वीडियोज में आएगा ही आएगा ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड। ब्रेक इवन एनालिसिस प्रेजेंट द बिहेवियर कॉस्ट सेल कॉन्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ एंड दस द रिजल्ट कैन इजीली बी ग्रेस्प। रिजल्ट आराम से आप पा सकते हो। अब आपको लिमिटेशन दे रखी है, लिमिटेशन में क्या दे रखा है, देखिए बोला डिफ़िकल्ट टू एनालाइज ओवरहेड। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम बोलते हैं देखो फिक्स और वेरिएबल का पार्ट है तो चलो वो तो अलग अलग है, लेकिन कभी कभी जो सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स पार्ट होता है वो आप निकाल ही नहीं पाते, उसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर उसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो उसको आप कंसीडर ही नहीं करोगे। और मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आप जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट लेना चाहते थे वो आप ले ही नहीं पाए। आप क्या सोच रहे हो कि मेरी कॉस्ट कम आ रही है या मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट सही निकला होगा। लेकिन जबकि आपको पता चल रहा है कि यार मैंने वेरिएबल कॉस्ट के कुछ कंपोनेंट को लिया ही नहीं, जिससे मेरी क्या होती, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा आता और उससे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट ज़्यादा निकलता। वो ज़्यादा निकलता तो प्रॉफिट बिल्कुल मेरा सही दिखता, जबकि मैंने वेरिएबल कॉस्ट का कुछ कंपोनेंट तो लिया ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं उसको अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ, किसमें से, सेमी फिक्स में से और सेमी वेरिएबल में से। फिर आपको बोल रखा है टाइम एलिमेंट इग्नोर्ड। देखिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी लॉन्ग रन की सिचुएशन आती है, मैंने तो बताया था आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट होती है, लेकिन लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। तो फिक्स कॉस्ट का कोई एलिमेंट ही नहीं रहता। क्यों, क्योंकि आप अपने प्लांट की साइज़ बढ़ाते हो, आपको अगर प्रोडक्ट नया बनाना है तो उस केस में क्या करते हो, आप और मशीनरीज परचेज करते हो, तो सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट चेंज एट वेराइंग लेवल ऑफ ऑपरेशन when new plant and equipment are introduced fixed cost and variable cost will vary। जबकि आपने क्या करा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही देखा इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो ये एक लिमिटेशन का पार्ट हो गया और इसमें आपने फिक्स कॉस्ट को लिया ही नहीं। तो लॉन्ग रन में भी आपको क्या लेना पड़ेगा,
फिक्स कॉस्ट को लेना पड़ेगा, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लिया जाता, इसलिए गलत अप्रोच हो गई। अनरियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब देखिए, आप सोचिए जहाँ पे आपको बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जबकि आपको पता है कि आपकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाती है। चाहे हम लेबर की बात करें, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है तो आपको पता है कि 2 साल 3 साल बाद लेबर जो लेगा वो ज़रूरी नहीं है सेम जो 2 साल के मुकाबले वही पैसे लेगा, तो आपको उस हिसाब से सेलिंग प्राइस भी क्या करनी पड़ेगी, अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अजम्पशन ऑफ सेल प्राइस विल रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन। इन रियल लाइफ दे में चेंज एंड गिव अनरियलिस्टिक रिजल्ट। रियल लाइफ में क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। आपने सोचा 10 रुपीज़ पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी सालों साल, ऐसा नहीं है। 11, 12, 13, 14 तो आपको पता है वो चेंज होती रहती है। आपको ये भी पता है कि अगर आप है ना अपने खुद की प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से देखोगे तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप 1 साल पहले खरीदते थे, ज़रूरी नहीं है वो सेम वैल्यू का ही आपको मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको सेम ही क्वांटिटी मिले, क्या पता क्वांटिटी का पार्ट कम हो गया और सेलिंग प्राइस वही हो, ऐसा भी हो सकता है। या सेलिंग प्राइस उसकी क्या कर दी हो, बढ़ा दी गई हो, यानी आपके लिए जो कॉस्ट होती है सप्लायर के लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस, तो उसने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी हो। डिफिकल्टी इन द फिक्सेशन ऑफ प्राइस। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स प्राइस। देखिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है जहाँ पे जनरली आप क्या करते हो, कॉस्ट में कुछ ना कुछ मार्जिन जोड़ते हो। तो कॉस्ट में आप क्या कंसिडर करोगे, वेरिएबल कॉस्ट भी कंसिडर करोगे और फिक्स कॉस्ट भी कंसिडर करोगे। तो आप टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो। तो जब भी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आता है तो उस केस में आपको प्राइस फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच रखोगे। क्योंकि सब में क्या बोल रहा है कि देखिए जो आप सोच रहे थे कि वेरिएबल अच्छा पार्ट है और फिक्स कॉस्ट सही नहीं है, लेकिन अब इसमें लिमिटेशन में यही बोल दिया कि अगर आप फिक्स कॉस्ट नहीं ले रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वही पर्टिकुलर देखिए जो एडवांटेज है वही लिमिटेशन के पार्ट में आ जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन और सेल। तो ये नहीं बताएगा कि प्रोडक्शन में या सेल में जो इंक्रीज हुआ है उसका रीजन क्या है। सिग्निफिकेंस लॉस्ट इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, फिक्स कॉस्ट ऑक्यूपाई मेजर पोर्शन इन टोटल कॉस्ट बट मार्जिनल कॉस्ट कवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इट लॉजेज इट्स सिग्निफिकेंस इन कैपिटल इंडस्ट्रीज। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच कैपिटल इंडस्ट्री में काम नहीं आती, क्योंकि जनरली वो क्या बोलती है, जो भी हमने कैपिटल फाइनेंस की है उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पार्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा रेंट का पार्ट लग रहा है, तो वो तो आप कवर कर ही नहीं रहे। जबकि मेन पार्ट जो हमारा टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट का पार्ट 70-80% है और वेरिएबल तो बल्कि क्या है 20-30% ही होता है। तो उस केस में कैपिटल इंडस्ट्री इस मार्जिनल कॉस्टिंग की टूल्स को यूज़ नहीं करेगी। प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिनल कॉस्ट में जब भी क्या होती है ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं ली जाती। ठीक है, लेकिन वेरिएबल का पार्ट तो आएगा, क्योंकि देखिए ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन किसकी नहीं ली जाती, फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड नहीं ली जाती। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो होगा वो भी तो इनडायरेक्ट ओवरहेड ही है, तो उसमें भी जनरली ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का पार्ट आ सकता है। तो बोल रहा है येट देयर इज़ द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। फिर आपको बोल दिया सेल्स ओरिएंटेड। देखिए इसमें जनरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स का लेवल बढ़ाने से ही प्रॉफिट होता है। ये ऊपर आपने क्या देखा था, पर्टिकुलर पार्ट में भी देखा था कहीं पे, जो अजम्पशंस पे या एडवांटेज वाले पार्ट में। और इसके अलावा मैंने आपको वो बताया था कि 80% आप बेच रहे हो, उसमें 80,000 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर रहे हो, और जैसे 100% बेच रहे हो तो उस केस में आपकी 1 लाख की सेल हो रही है, तो आपका जो प्रॉफिट था वो 17 से 22,000 का हो गया, ये था। तो जनरली इसमें सेल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसमें साथ में प्रोडक्शन की कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे ध्यान दिया जाता है और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे बोल रहा है सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू गो इन ए बैलेंस वे इन रेस्पेक्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्शन फंक्शन बट मार्जिनल कॉस्टिंग इज क्रिटिसाइज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स अटैचिंग ओवर इंपॉर्टेंस टू सेलिंग फंक्शन। ठीक है, कि बेचने से रिलेटेड फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, थस इट इज़ सेड टू बी सेल्स ओरिएंटेड, प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट का पार्ट है वो कम कवर किया गया और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट को ही कवर किया गया। तो उस केस में आपको प्रॉफिट लग रहा होगा ज़्यादा, जबकि आपने फिक्स कॉस्ट के पर्टिकुलर पार्ट को कवर ही नहीं किया। ये हो गया। और आपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया कि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बिकेगा उस हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ भी ध्यान देना है, जिसमें वेरिएबल के साथ साथ आपको फिक्स को भी कंसीडर करना है। अनरिलायबल स्टॉक वैल्यूशन। अंडर मार्जिनल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। नो पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो कि एब्जॉर्प्शन में होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, टोटल कॉस्ट के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूशन होता है, जो कि क्लोजिंग पे होता है और अगले साल वो ओपनिंग बन जाता है। जबकि मार्जिनल में ऐसा कुछ होता नहीं है,
और हम मार्जिनल की लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट डिटरमिन अंडर दिस मेथड इज डिप्रेस्ड। तो जनरली जो प्रॉफिट डिटरमिन होगा वो एक तरीके से क्या होगा, डिप्रेस होगा, कम होगा, ये बोल रहा है। ज़्यादातर पार्ट में क्या होगा, कम कैलकुलेट होगा। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखिए जब भी क्या होता है कि आप क्लेम करोगे तो आपको पता है कि आपने अगर वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करा तो वो अंडर वैल्यूड निकल के आ गया। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको डैमेज हो गया स्टॉक का या लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थ्रेट, अब आपने इंश्योरेंस क्लेम मांगा तो आपने जो वैल्यूएशन किया उसके हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक निकल रहा है वो 1 लाख निकल रहा है। लेकिन अगर आप टोटल कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करते मतलब एब्जॉर्प्शन के हिसाब से तो 150 निकलता, तो आप क्लेम भी ज़्यादा कर सकते थे। मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आप क्लेम क्या कर सकते थे, ज़्यादा कर सकते थे। तो ये बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस और डैमेज ऑफ स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ सच ए वैल्यूएशन, मतलब मार्जिनल के बेसिस पे, विल बी अनफेवरेबल टू बिजनेस। ये हो गया। फिर आपको दे दिया ऑटोमेशन। ये बोल रहा है कि नाउ डे इंक्रीजिंग ऑटोमेशन, मतलब आजकल देखो आप देख सकते हो कि सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक पार्ट मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे एक तरीके से क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। मतलब कैपिटलाइजेशन का पार्ट ज़्यादा हो रहा है और लेबर का पार्ट कम यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही हो सकता है, लेबर धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और मैकेनिकल पार्ट हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली पार्ट ज़्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिकली पार्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इफ़ सच इंक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट आर इग्नोर्ड द कॉस्टिंग सिस्टम कैन नॉट बी इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल। इसलिए मुझे क्या सही लगती है अप्रोच, फिर डिफरेंशियल कॉस्ट सही लगती है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे देखते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज हो रहा है, आउटपुट में चेंज होने से फिक्स कॉस्ट में चेंज हो रहा है, तो जनरली, या मैंने उल्टा बोल दिया, फिक्स कॉस्ट में चेंज होने से आउटपुट में जो जनरली चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज का पार्ट हो रहा है, उसको कंसीडर करना सही रहेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग इफ अप्लाई अलोन विल नॉट मच इन यूज़ अनलेस इट इज़ कम्बाइंड विद अदर टेक्निक्स लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। मैंने आपको यही बताया है कि दूसरी टेक्निक के साथ यूज़ करोगे तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा कि हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट भी कुछ देख लिया, ये ठीक है डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर स्टैंडर्ड को भी कंसीडर कर दिया, बजटरी कंट्रोल को भी कंसीडर कर दिया, तो वो सारा पार्ट आ गया। अब देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया था एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का डिफरेंस। फिर डिफरेंशियल कॉस्टिंग का पार्ट था आपका ये वाला पार्ट, बस ये बचा हुआ है, और इसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बतानी है। तो ये अराउंड 6 to 7 मिनट का पार्ट है, इतना टिपिकल पार्ट नहीं है। ये बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन दोज डिसीजन सिचुएशन विच इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिव चॉइसेस। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, दिस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए आपको पता है कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक तरीके से आपको हेल्प करेगी जब आपके पास दो ऑप्शन दे रखें तो उसमें से आपको चुनना है, ठीक, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आपने मेरे से वो लेवल ऑफ एक्टिविटी का पार्ट भी देखा था, तो आप 80% लेवल पे बनाना चाहते हो प्रोडक्शन को, यानी गुड्स को सोल्ड करना चाहते हो, या 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे गुड्स को सोल्ड करना चाहते हो, यानी आप प्रोडक्शन 80% पे करना चाहते हो या 100% पे करना चाहते हो। उसी तरीके से मान के चलिए कि आप मैनुअल पहले वर्क का यूज़ कर रहे थे, अब आप मशीन्स का यूज़ करना चाहते हो, तो आप मैनुअल पे ही रहना चाहते हो या यहाँ से हट के मशीन पे आना चाहते हो, तो जनरली वो डिफरेंशियल कॉस्टिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इट इज़ अ डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, देखिए, ऑफ टू अल्टरनेटिव्स। ठीक, तो अगर मैं वेरिएबल के हिसाब से बोलता तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डिफरेंशियल कॉस्टिंग हो जाती। अगर मैं वेरिएबल के हिसाब से बोलता तो क्या बोलता, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डिफरेंशियल, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं आ रही। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है तो टोटल कॉस्ट में भी चेंज होगा, और जैसे ही टोटल कॉस्ट वाले पार्ट में चेंज हो गया तो डिफरेंस के पार्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करना है, फर्स्ट या सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, तो डिसीजन मेकिंग आसान होगी। इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय सबट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ वन अल्टरनेटिव फ्रॉम कॉस्ट ऑफ अनदर अल्टरनेटिव। डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम अडॉप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपको पता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले पर्टिकुलर पार्ट में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, पहले ऑप्शन में 20,000 और दूसरे में 18 लग रही है, तो आप कौन सा चुनोगे, यही चुनोगे। तो आपको पता है कि आपकी सेविंग कितनी हो रही है, 2000 की हो रही है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट यही बताएगा, लेकिन ये टोटल कॉस्ट के पार्ट को कंसिडर करेगा, ना कि वेरिएबल कॉस्ट को। बस ये बोल रहा है द अल्टरनेटिव में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सेल। ठीक है, मैंने ये नहीं पढ़ा क्या, डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम अडॉप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि मैनुअल से मशीन पे आओ, 60% कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हो आप, 80% का यूज़ करके देखो, तो 60 से 80 पे आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस ऑप्शन को चुनोगे,
अगर कॉस्ट कम हो रही है तो ऑप्शन को चुनोगे। द अल्टरनेटिव में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सेल, वॉल्यूम, प्राइस चेंज इन सेल्स मिक्स एटसेट्रा डिसीजन। तो वो आपके ऊपर है, आप सेल बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ा रहे हो, प्राइस को चेंज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस लीड टू मोर करेक्ट डिसीजन देन मोर मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस। इन दिस टेक्निक द टोटल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एंड नॉट द कॉस्ट पर यूनिट। Differential costs do not form part of accounting system, while marginal costing can be adapted to the routine accounting itself। देखो डेली जो काम होता है, डेली अगर हम क्या करेंगे, टूल्स टेक्निक का यूज़ करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट तो क्या होगा, कभी कभी आपको डिसीजन मेकिंग का पार्ट लेना है तो उस केस में ये काम आ जाएगा, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम का डेली पार्ट नहीं बनता। हाउएवर व्हेन डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस प्रूव्स टू बी यूजफुल। अब कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिससिमिलरिटी दे रखी है तो वो देख लेना। देखिए अब है ना, सिमिलरिटी में सबसे पहले लाइन तो यही है कि अगर आपको पता रहना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट आपका आता है मार्जिनल में और फिक्स कॉस्ट के पार्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। और अगर मैं डिफरेंशियल कॉस्ट वाले पार्ट में भी बोल रहा हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट तो आ रहा है और फिक्स कॉस्ट के पार्ट को लिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डिफरेंशियल में हम क्या बोलते हैं कि दो पर्टिकुलर ऑप्शन है और हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क आ रहा है इस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में। तो आपको पता है कि अगर फिक्स कॉस्ट 3000 है और इधर भी 3000 है सेकंड ऑप्शन में, तो कोई चेंज ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, बोथ द डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस आर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। व्हेन फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज, बोथ डिफरेंशियल एंड मार्जिनल कॉस्ट आर सेम। तो जब आपको बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट चेंज होगी नहीं, तो उस केस में जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट आपका सेम ही निकलेगा। बोथ आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन एंड आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपसे बोले कि डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, नहीं, क्योंकि उसके साथ रीजन भी दे रखा होगा। तो रीजन देखना कि पर्टिकुलर अगर सही है तो हाँ बोल दोगे, वरना क्या बोलोगे, नहीं। क्योंकि ज़्यादातर तो मैं क्या मानता हूँ, उसको डिफरेंस ही मानता हूँ। डिफरेंस क्यों मानता हूँ, क्योंकि नीचे आपको डिससिमिलरिटी के पॉइंट दे रखे, ठीक। और याद रख लेना, देखिए ये तो नॉर्मल सिमिलरिटी थी। फर्स्ट पॉइंट अच्छा था, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा था कि अगर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती तो डिफरेंशियल और मार्जिनल कॉस्ट सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। जनरली अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है तो हमें पता है कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग सेम नहीं रहेगी। तो एक बार एग्जाम में पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में बोल दिया था कि डिफरेंशियल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर सेम इन ऑल केसेस। तो आपको क्या बताना था, गलत, क्योंकि वो सारे केसेस में सेम नहीं रहता। अगर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं रहती तब जाके सेम रहता है, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है तो सेम नहीं रहता। डिफरेंशियल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट अलग निकलती है और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट अलग निकलती है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल में हम फिक्स कॉस्ट के पार्ट को भी ले रहे हैं। तो अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है तो उस केस में क्या होता है, आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आउटपुट में चेंज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट भी कम ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी, उसमें भी चेंजेस होगा ही होगा। ऐसे बोल सकते हैं अगर हम डिफरेंशियल का पार्ट ले रहे हैं और मार्जिनल का ले रहे हैं तो हम फिक्स कॉस्ट के पार्ट को कंसीडर करते ही नहीं है, दो पार्ट में बांट देते हैं, लेकिन सारा डिसीजन मेकिंग वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया डिसिमिलरिटी में, मार्जिनल कॉस्ट में बी इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम वेयर एज डिफरेंशियल कॉस्ट आर वर्क आउट फॉर रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजन। ये मैंने ऊपर लाइन में ही बताया कि अकाउंटिंग सिस्टम में इसको ले लिया जाता है, जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट एक तरीके से कुछ जब ह्यूज एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसके लिए काम में आती है। एंटायर फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग वेयर एज सम ऑफ रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट में भी इंक्लूडेड इन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। तो ये मार्जिनल के लिए कि फिक्स कॉस्ट लेते ही नहीं है, जबकि डिफरेंशियल में क्या होता है, आप कुछ रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट कंसीडर करते हो। देखो रेलिवेंट का मतलब क्या हो गया, अगर 5000 से फिक्स कॉस्ट 8000 हो गई तो आपको पता है कि वो 3000 चेंज हुई है, तो उस पर्टिकुलर 3000 को ले लोगे। अगर आप डिफरेंस का पार्ट कंसीडर कर रहे हो, अगर आप अलग अलग निकाल रहे हो और लास्ट में जाके जो कॉस्ट निकली टोटल कॉस्ट, ठीक है, और उसका डिफरेंस देख रहे हो कि क्या डिफरेंस रहा कि 20,000 पहले थी अब 15 हो गई तो 5 का डिफरेंस हुआ, तो उसमें और भी पर्टिकुलर पार्ट चेंज हुए होंगे, उसमें और भी पर्टिकुलर पार्ट चेंज होंगे। मान के चलो कि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम आ रही होगी, अगर आपका आउटपुट का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हुई,
लेकिन फिक्स कॉस्ट में चेंज होने से आपके सेविंग का पार्ट डिनोट होने लग गया। ऐसे भी हो सकता है, क्या पता फिक्स कॉस्ट कम हो गई हो, क्या पता फिक्स कॉस्ट बढ़ गई हो, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। क्या पता आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक तरीके से आपकी हेल्प करती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो, क्योंकि आप सोचिए जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करोगे तो किस पे करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, प्लांट खरीदी, मशीनें खरीदी, तो उसके लिए लोन लिया, लोन पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो पिछले के मुकाबले इस साल क्या होगा, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, ये बोल सकते हो। तो जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी, जबकि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट के पार्ट को लिया ही नहीं और आपको लगा कि यार प्रॉफिट सही आ रहा है, जबकि डिफरेंशियल की वजह से प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, ये तो आपका आ गया थर्ड। इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो आर द मेन यार्ड स्टिक फॉर एवेल्यूटिंग परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। क्योंकि सोचिए जब भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट का पार्ट लेते ही नहीं है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई। पीवी रेशियो बोलते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो फिक्स कॉस्ट के पार्ट को आपने देखा ही नहीं। अगर आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के पार्ट को ले रहे हो तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है, तो वो एक तरीके से बस कैलकुलेशन के लिए। पीवी रेशियो का पार्ट देखते हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100 या 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट के पार्ट को जनरली आप कंसीडर नहीं कर रहे हो इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में, जबकि डिफरेंशियल में क्या कर रहे हो, आप टोटल कॉस्ट के पार्ट को ले रहे हो। तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस एम्फेसिस इज मेड बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रेवेन्यू फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि देखिए जैसे मैं मैनुअल काम कर रहा था तो मैनुअल में मेरा रेवेन्यू हो रहा था 20,000 का, और मशीन के थ्रू अगर मैंने प्रोडक्शन किया तो रेवेन्यू कितना हुआ 25। तो रेवेन्यू कितना इंक्रीमेंट हुआ। उसी तरीके से डिफरेंशियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो देखिए मैनुअल में कॉस्ट कितनी लग रही थी मेरी, 18,000 की लग रही थी, ठीक है, और इसमें मेरी कितनी लग गई, 19,000 की लगने लग गई। तो मेरी जो सेल है वो 5,000 से बढ़ी है और जो मेरी कॉस्ट है वो 1,000 से बढ़ी है इसमें। तो इस केस में बोल सकता हूँ कि मेरे 4,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है। पहले आप देख सकते हो 20 से 18 2,000 का था, अब 25 से 19 6 का, तो आप देख सकते हैं 2 से 6 4,000 का प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या हुआ है, वो किसके थ्रू पता चल सकता है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू पता चल सकता है। फिर आपको बोल दिया कि डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में भी यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में यूज़ होती है और मार्जिनल में यूज़ हो सकती है। अगर देखिए आप मार्जिनल के हिसाब से देखोगे तो आप साथ में क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट के पार्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन के हिसाब से देख रहे हो तो वेरिएबल के साथ फिक्स कॉस्ट साथ में जुड़ जाता है, तो क्लासिफिकेशन नहीं होता। अब ये भी चीज़ याद रख लेना, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। देखिए प्रॉफिट प्लानिंग का पार्ट, प्रॉफिट प्लानिंग कैसे सोचोगे कि मुझे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना बढ़ाना है, मुझे सेलिंग प्राइस अपनी कितनी बढ़ानी है या कम करनी है। किसी पर्टिकुलर मार्केट में मैं ज़्यादा रीच चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर मार्केट में क्या है, मीडियम क्लास या अपर क्लास के लोग नहीं रहते हैं, तो मुझे उस हिसाब से प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। और एक पर्टिकुलर मार्केट में मैं प्राइसेस ज़्यादा रख के बैठा हूँ, तो मेरी अप्रोच के ऊपर है। तो प्रॉफिट प्लानिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेरी हेल्प करती है कि मुझे सेलिंग प्राइस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, मुझे अपना आउटपुट बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सारा पार्ट किस में आता है, प्रॉफिट प्लानिंग में आता है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे मुझे मेंटेन करनी है, ठीक, मुझे वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कम करना है, वो जनरली प्रॉफिट प्लानिंग वाले पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस का पार्ट ही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही लग रही है। आपको अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, वो जनरली काम में आ जाएगी। अब देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन के पार्ट बनते, पता है, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, पर इतने सारे पार्ट मैं आपको बता नहीं सकता। तो जनरली मैं आपको क्या कराऊंगा, कुछ कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ यार परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये थे। मेक और बाय का मतलब आपको पता ही है। देखिए अगर आप क्या करते हो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हो और उसकी आपको 40 रुपीज़ पर यूनिट का पार्ट आता है, लेकिन अब अगर आप उसको बनाओगे, बनाने में मेटेरियल कितना लग रहा है 10 रुपीज़ का, लेबर कितना लग रहा है 15 का, एक्सपेंस कितना लग रहा है, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हो ना, ये मान के चलिए ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 10 रुपीज़, तो 35 हो गया। कितना हो गया 35। अब बताइए कि जब आप खरीदते थे तो 40 रुपीज़ पर यूनिट आता था और जब आपने बनाया तो 35 रुपीज़ पर यूनिट आया, तो आप इस डिसीजन मेकिंग की तरफ जाओगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आपको क्या पता चला कि आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को बनाना चाहिए ना कि खरीदना चाहिए। तो आप परचेज डिसीजन की तरफ नहीं जाओगे, आप मेक डिसीजन की तरफ जाओगे ऐसे। फिर इसी तरीके से आपको कोई पर्टिकुलर आपकी अंडरटेकिंग है,
आपके बिजनेस से 4 उसमें से एक अगर बिजनेस को आपको बंद करना है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बंद करना है तो उस केस में क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर सकते हो। क्लोजर ऑफ ए डिपार्टमेंट और डिसकंटिन्यूस ऑफ ए प्रोडक्ट, क्योंकि उस केस में क्या आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे और कॉन्ट्रीब्यूशन आपका अराइज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, आप फिक्स कॉस्ट तो रिकवर कर ही नहीं रहे, आप साथ साथ क्या कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे। तो इससे अच्छा प्रोडक्ट को बंद करना ही सही है। मेंटेनिंग ए डिज़ायरेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट, आप जनरली देखते हो ना कि अगर मुझे 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट कमाना है या अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा डिज़ायरेबल आउटपुट क्या रहेगा, जिसके लिए जनरली आप फॉर्मूला लेते हो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यही लेते हो ना, अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, जिससे आपका क्या निकल के आता है, डिजायर्ड सेल निकल के आ जाता है। जो भी आपको पर्टिकुलर आउटपुट बेचना है वो निकल के आ जाता है। तो जो भी आपको प्रॉफिट मेंटेन करना है, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी होगी, क्या पता रिवाइज फिक्स कॉस्ट हो जाए, क्या पता रिवाइज कंट्रीब्यूशन हो जाए, उसके हिसाब से रिवाइज सेल निकल के आ जाए। तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वैसे डिजायर्ड सेल्स का क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सारे काम में आते हैं, तो ये थियोरटिकली काम में आएंगे, याद रखना। वैसे इसके बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ऑफरिंग कोटेशन, देखिए मैंने आपको बताया था कोटेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोटेशन का पार्ट देना है ताकि लोअर प्राइस पे भी आप बेच सको। देखिए क्या होता है कि आप जब मार्केट में बेचते हो तो आप क्या करते हो, कोई चीज़ 20 रुपीज़ के हिसाब से बेचते हो, लेकिन गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो, आप 16 रुपीज़ में भी बेच रहे हो। जब आपने बंद लिफाफे में जो सेलिंग प्राइस रखी, लोवेस्ट प्राइस रखी, तो कोटेशन क्या दिया, 16 रुपीज़ का। तो वो किसके हिसाब से दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से पहले से ही एस्टिमेटेड कर रखी थी कि यार मेरी कॉस्ट तो 14 रुपीज़ ही लगती है, तो मैं 20 रुपीज़ के हिसाब से मार्केट में बेच रहा हूँ और मेरे पास एक्सिस कैपेसिटी पड़ी हुई है, 40% कैपेसिटी अभी भी पड़ी है जो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो इससे अच्छा गवर्नमेंट का टेंडर निकला है, गवर्नमेंट में बल्क में माल आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बल्क में डिमांड करती है, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। चाहे मुझे 2 रुपीज़ पर यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, मैं मार्केट में बेचता हूँ लोगों को तो मुझे 6 रुपीज़ का होता है, लेकिन वो इतना नहीं खरीदते। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को बेचूंगा तो वो बल्क में लेगी, तो उस केस में 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से क्या पता वो मुझसे 2 लाख यूनिट 3 लाख यूनिट ले ले। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो सेल बोल रहा हूँ, जो सेल की वैल्यू है, रुपीज़ की वैल्यू है, वो मेरी क्या हो जाएगी, सेल्स रुपीज़ में बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आपको बोल दिया एक्सेप्टिंग एन ऑफर और एक्सपोर्टिंग बिलो नॉर्मल प्राइस, जैसे ये कोटेशन का पार्ट है वैसे ही इसमें भी आ गया कि जनरली क्या होता है, आपके पास ऑफ़र आया कि आप इतना यूनिट बनाओ, तो आपके पास ऑफ़र आया कि हमें क्या करना है, 25 रुपीज़ में क्या चाहिए, कोई पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। अब आप क्या करते हो, आप तो बेचते ही 30 रुपीज़ में हो, तो क्या पता आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ की फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता है कि आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, आपके पास लेबर लिमिटेड है, ठीक, तो आप उसका बेस्ट यूज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, अलग अलग रैंक के हिसाब से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे दे देते हो, क्योंकि आपके पास अलग अलग ऑप्शन है कि पहले किस प्रोडक्ट को बनाओ, फिर किस प्रोडक्ट को बनाओ, फिर किसको बनाओ। तो उस हिसाब से क्या करते हो, आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक दे देते हो, और फर्स्ट रैंक वाले को पहले बनाते हो, फिर सेकंड वाले को बाद में बनाते हो, फिर थर्ड वाले को उसके बाद में बनाते हो। क्या पता ज़रूरी नहीं कि थर्ड वाले की पूरी यूनिट निकल के आ पाए, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है। तो आप चाहते हो कि बेस्ट ऑप्शन को यूज़ किया जाए जिसपे कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चुन रहे हो। सेलेक्शन ऑफ ए सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स, तो जनरली वही कि ए बी सी आपके पास प्रोडक्ट है, तो उस केस में क्या करोगे, ए का कितना आउटपुट होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए, सी का कितना होना चाहिए, ए का 60%, बी का 30%, सी का 10%, या ए का 40%, बी का 50%, सी का 10%, ऐसे। तो जनरली क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें हम ओवरऑल पीवी रेशो की बात कर सकते हैं, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात कर सकते हैं। तो आई होप इतना पार्ट तो आपको आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब बाकी जो पार्ट है, जैसे मेरे हिसाब से तो मैंने ज़्यादातर सारा कवर करा दिया। अब जो अपना ब्रेक इवन सेल से रिलेटेड पार्ट आएगा वो कवर कर लेंगे, और इसके साथ साथ जो इसके क्वेश्चंस होंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो मुझे लग रहा है कि आने के चांस हो सकते हैं, वो मैं सारे के सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।